तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मादा जनन तंत्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें लिखना प्रारंभ करें, शुरू करें। टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड, टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स वाह में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अरेंज रहता है, स्थित रहता है, जिसमें टीनिया सोलियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेशियोला हिपेटिका के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अत्यधिक मिलता जुलता है या दिखाई देता है। इनमें ओवरी, दैट मीन्स अंडाशय, कॉमा ओविडक्ट, ओविडक्ट, कॉमा ऊ टाइप, या ऊटेड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ऊ टाइप, कॉमा यूटेरस, जिसे गर्भाशय हिंदी में कहते हैं, यूटेरस, कॉमा विटेलाइन ग्लैंड्स आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, तो बच्चों पहली हेडिंग डाल दीजिए। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी यहां पर ओवरी, OVARY, ओवरी, इसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, दैट मीन्स अंडा को शय देने वाला, यानी कि एग यहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा, बनेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लिखे हैं ओवरी में टीनिया सोलियम के प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लॉटिड में एक बाइलोब्ड ओवरी
एक बाई लोब्ड ओवरी स्थित रहती है, जिसे जर्मेनियम, GERMANIUM, जिसे जर्मेनियम भी कहते हैं, प्रत्येक ओवरी के दोनों लोब, यानी बोथ लोब्स, प्रत्येक ओवरी के दोनों लोब फ्लैट, चपटे, दोनों लोब फ्लैट, दैट मीन्स चपटे होते हैं, जिसमें बहुत सारे जर्मिनल फॉलिकल्स। आपको पता है ओवरी के अंदर एग बनने के, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं oogenesis की प्रक्रिया में फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। 12th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जर्माइनल या जर्मिनल फॉलिकल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। नए से लिखें, ओवरी के दोनों लोब आपस में एक नलिकाकार संरचना द्वारा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नलिकाकार संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, ऐड रहते हैं, जिसे ओवेरियन ब्रिज, BRIDGE, जिसे ओवेरियन ब्रिज कहते हैं, ठीक है, जिसे ओवेरियन ब्रिज कहते हैं। तो यहां पर आपको पता चला कि जो टेनिया सोलियम के अंदर ओवरी पाई जाती है, ये वन पेयर होती है, हम ये बोल सकते हैं, जो कि बाइलोब्ड होती है, जिसे जर्मेनियम भी कहा जाता है, और ये ओवरी फ्लैटेड होती है, चपटी होती है। फिर हमने बताया कि इस ओवरी के अंदर, ठीक है, बहुत सारे जर्माइनल फॉलिकल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल करके एग का फॉर्मेशन करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर यहां पर हमने देखा कि ये जो दो लोब्ड वाली ओवरी है, ठीक है, ये दोनों लोब एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जिससे ऐड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन ब्रिज, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, यूटरस, या हेडिंग डालिए ओविडक्ट, सेकेंड हेडिंग पड़ेगी ओविडक्ट, सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए ओविडक्ट। इसके अंतर्गत लिखें, ओवेरियन ब्रिज के बीच, यानी कि जो ओवेरियन ब्रिज है उसके बीच एक स्मॉल, ओवेरियन ब्रिज के बीच एक स्मॉल, छोटी सी ट्यूब के फॉर्म में, छोटी सी ट्यूब के फॉर्म में ओविडक्ट, ट्यूब के फॉर्म में, स्मॉल ट्यूब के फॉर्म में ओविडक्ट
अरेंज रहती है या स्थित होती है। ठीक है, जो पीछे की ओर ग्रोथ करके, बैकवर्ड ग्रोथ करके, जो पीछे की ओर ग्रोथ करके ऊ टाइप के रूप में, पीछे की ओर ग्रोथ करके ऊ टाइप, OOTYPE, ऊ टाइप के रूप में एक स्फेरिकल, ऊ टाइप के रूप में एक स्फेरिकल मतलब गोलाकार, एक स्फेरिकल गोलाकार कॉमा स्मॉल साइज, छोटे आकार, स्फेरिकल कॉमा स्मॉल साइज वाले चेंबर नुमा, चैम्बर लाइक संरचना का, दैट मीन्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दैट मीन्स निर्माण करती है, ऊ टाइप के ओविडक्ट में ही ऊ टाइप में आपको पढ़ा देना हो, ऊ टाइप के सरफेस के साथ, यानी जो ऊ टाइप है उसकी सतह के साथ, सरफेस के साथ अनेक यूनिसेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक यूनिसेलुलर महलिस ग्लैंड्स, महलिस MEHLIS, महलिस ग्लैंड्स, विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, महलिस ग्लैंड्स स्थित रहती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महलिस ग्लैंड्स कहां पर पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे सर ऊ टाइप में महलिस ग्लैंड्स, यानी ऊ टाइप से महलिस ग्लैंड्स क्या होती हैं, अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, या ऊ टाइप के चारों ओर पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, यूट्रस, गर्भाशय, यूट्रस, इसको हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। इसमें लिखो यह टीनिया सोलियम के, कौन, यूट्रस, यह टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मतलब बेलनाकार, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। आगे लिख लें, यह प्रत्येक प्रोग्लॉटिड के एक एंड से, यानी कि किसी एक एंड से ये शुरू होगा, या प्रत्येक प्रोग्लॉटिड के एक एंड से दूसरे एंड, दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे, एक एंड से दूसरे सिरे तक
या अगले सिरे तक स्थित रहती है। यूटेरस है ना, गर्भाशय, स्थित रहती है। आगे लिखें, यूट्रस के आधार, यूट्रस के आधार वाला भाग यानी कि जो इसका बेस पार्ट है, यूट्रस का जो बेस है उसकी बात हो रही। यूट्रस के आधार वाला भाग पतला, थिन, आधार वाला भाग पतला तथा ऊपरी भाग यानी कि अपर एंड ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो आधार वाला रीजन है वो काफी पतला होता है, ये बेसल पार्ट है, और ये इसका ऊपरी भाग है। तो ऊपरी भाग चौड़ा होता है और नीचे वाला भाग पतला होता है, ठीक है। और इसी में ही एग स्टोर्ड रहते हैं बहुत सारे। फर्टिलाइजेशन अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। क्या लिखा, अपर पार्ट या अपर एंड चौड़ा होता है। जरा से लिखें, प्रत्येक यूट्रस में 7 से 15, 7 to 15, प्रत्येक यूट्रस में 7 से 15 लेटरल ब्रांचेस, 7 से 15 लेटरल ब्रांचेस स्थित रहती हैं। 7 से 15 लेटरल ब्रांचेस स्थित रहती हैं तथा प्रत्येक यूट्रस में, इस बात को याद रखिएगा, तथा प्रत्येक यूट्रस में 3000 से लेकर 4000, 3000 to 4000, 3000 से लेकर 4000 तक फर्टिलाइज्ड एग, 3000 से लेकर 4000 तक फर्टिलाइज्ड एग स्टोर रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर 3000 से लेकर 4000 तक फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं और ये प्रोग्लोटिड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा, राइट। चलो इसके बाद में फोर्थ हेडिंग पड़ेगी हमारी विटेलाइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो विटेलाइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विटेलाइन ग्लैंड। इसके अंतर्गत लिखे बच्चा, प्रत्येक प्रोग्लोटिड में ओवरी के पीछे, यानी कि जो ओवरी है उसके जस्ट पीछे या उसके नीचे हम कह सकते हैं, ओवरी के पीछे एक लार्ज साइज की ग्लैंड पाई जाती है, एक लार्ज साइज की ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे विटेलाइन ग्लैंड कहते हैं, जिसे विटेलाइन ग्लैंड कहते हैं। जो एक विटेलाइन डक्ट के सहारे से या विटेलाइन डक्ट के द्वारा, जो एक विटेलाइन
डक्ट नलिका, विटेलाइन नलिका या विटेलाइन डक्ट की सहायता से ऊ टाइप की सहायता से ऊ टाइप OOTYPE ऊ टाइप के साथ जुड़ी रहती है, ऊ टाइप के साथ जुड़ी रहती है। नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिख लें, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो हेडिंग डाल करके नहीं बल्कि एक साथ में ही लिख लें, एक लाइन छोड़ करके। टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट के लेटरल साइड से, ओविडक्ट के लेटरल साइड से एक छोटी नलिका के रूप में, एक छोटी स्मॉलेस्ट ट्यूब, एक छोटी नलिका के रूप में छोटी नलिका के रूप में फर्टिलाइजेशन डक्ट, फर्टिलाइजेशन डक्ट फर्टिलाइजेशन डक्ट डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन डक्ट डेवलप होती है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। इसके आगे लिखे नई लाइन से, फर्टिलाइजेशन डक्ट का अगला भाग फूलकर, फर्टिलाइजेशन डक्ट का अगला भाग फूलकर सेमाइनल रिसेप्टिकल, SEMINAL रिसेप्टिकल सेमाइनल रिसेप्टिकल RECEPTICLE सेमाइनल रिसेप्टिकल TACLE रिसेप्टिकल को प्रोड्यूस करता है, रिसेप्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसके भीतर, यानी कि सेमाइनल रिसेप्टिकल के भीतर, अंदर, जिसके भीतर मेल स्पर्म स्थित रहते हैं, जिसके भीतर मेल स्पर्म स्थित रहते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, मेल स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं या स्थित रहते हैं। नए से लिखो, सेमाइनल रिसेप्टिकल का अगला भाग, यानी जो सेमाइनल रिसेप्टिकल है इसका अगला पार्ट, सेमाइनल रिसेप्टिकल का अगला भाग
एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में, सेमाइनल रिसेप्टिकल का अगला भाग एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है, एक लॉन्ग ट्यूब के फॉर्म में होता है, जो जेनाइटल एट्रियम में, जेनाइटल एट्रियम आपको पता है, जो जेनाइटल एट्रियम होता है वहां पर मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका भी पार्ट ओपन होता है, और ये मिडिल प्रोग्लोटिड के मिडिल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। जेनाइटल एट्रियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर के फॉर्म में ओपन होता है, के फॉर्म में ओपन होता है, जिसे योनि वेजाइना, जिसे योनि वेजाइना भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों का एक स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप उसको डायग्राम बना लीजिएगा, कुछ ज्यादा उसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत लिखे हैं टीनिया सोलियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा, टीनिया सोलियम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ भैया क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है सर, लेकिन इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट तो एक में ही पाए जा रहे हैं, मेल वाला भी एक प्रोग्लोटिड में है, फीमेल वाला भी उसी प्रोग्लोटिड में पाया जा रहा है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया इसके अंदर ये नेचर है, ठीक है। दोनों पोर्स प्रोग्लोटिड के मिडिल पोर्शन में जेनाइटल एट्रियम के फॉर्म में ओपन है, ठीक है, जैसे जेनाइटल एट्रियम कह रहे हैं, और जेनाइटल एट्रियम में मेल भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पर ओपन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट वहां पर वैजाना के रूप में ओपन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पेशली क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या लिखा, टीनिया सोलियम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक प्रोग्लोटिड से, समझ लो, जिसमें एक प्रोग्लोटिड से मेल स्पर्म, जिसमें एक प्रोग्लोटिड से मेल स्पर्म रिप्रोडक्टिव पोर से रिलीज होकर, मेल स्पर्म रिप्रोडक्टिव पोर से रिलीज होकर दूसरे प्रोग्लोटिड, उसी प्रोग्लोटिड में नहीं बल्कि उसके पास में जो दूसरा वाला पाया जा रहा है उसमें, दूसरे प्रोग्लोटिड, सेकेंड प्रोग्लोटिड दूसरे प्रोग्लोटिड के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेमाइनल रिसेप्टिकल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेमाइनल रिसेप्टिकल
में स्टोर्ड हो जाते हैं, में स्टोर्ड हो जाते हैं। और आपको ये पता है क्या कि टीनिया सोलियम का जो प्रोग्लॉटिड है उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैच्योर होने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होता है। समझ में आया? तो मेल रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाएगा, स्पर्म बन जाएगा और स्पर्म रिलीज भी हो जाएंगे और रिलीज होकर के दूसरे प्रोग्लॉटिड के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेमाइनल रिसेप्टिकल में जाकर के बैठ जाते हैं आराम से। अब यहां पर बैठने के बाद में ये इंतजार करेगा कि कब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होगा, एग बनेंगे और ये स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा। समझ में आया? तो लिखें इसमें रिप्रोडक्टिव सेमाइनल रिसेप्टिकल में स्टोर्ड हो जाते हैं। इस प्रोग्लॉटिड के, उसी के आगे लिखें, इस प्रोग्लॉटिड के ओवरी वाले पार्ट में, इस प्रोग्लॉटिड के ओवरी वाले पार्ट में प्रोड्यूस होने वाले एग, प्रोड्यूस होने वाले एग ओविडक्ट द्वारा, प्रोड्यूस होने वाले एग ओविडक्ट द्वारा, ओविडक्ट के थ्रू, ओविडक्ट द्वारा फर्टिलाइजेशन डक्ट में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? फर्टिलाइजेशन डक्ट में पहुंचते हैं। ठीक है? जिसके अंदर मेल स्पर्म, जिसके अंदर मेल स्पर्म, जिसके अंदर मेल स्पर्म व फीमेल एग, यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग कहां? फर्टिलाइजेशन डक्ट में। और फर्टिलाइजेशन डक्ट के ऊपर ही क्या है? सेमाइनल रिसेप्टिकल है, राइट? तो फर्टिलाइजेशन डक्ट में जैसे ही फीमेल एग आएंगे, ये सेमाइनल रिसेप्टिकल में स्टोर्ड कौन? स्पर्म, मेल स्पर्म फटाक से जाएगा फर्टिलाइजेशन डक्ट में और जाकर के उसको एग को फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है? क्या लिखा? फर्टिलाइजेशन डक्ट में मेल स्पर्म व एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। मेल स्पर्म व फीमेल एग के बीच में फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स संयुग्मन, निषेचन होता है। अतः, इस बात को लिखें, अतः टीनिया सोलियम में, अतः टीनिया सोलियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः टीनिया सोलियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन पाया जाता है या होता है। अतः टीनिया सोलियम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरलाइन से लिखें, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होने वाले जाइगोट, होने वाले दैट मीन्स बहुत सारे, हाँ भैया पता ना, बहुत सारे एग होते हैं, मतलब 3000 से लेकर के 4000 तक एग बनते हैं। ठीक है? प्रोड्यूस होने वाले जाइगोट अपने चारों ओर एक आवरण को निर्मित करके, एक आवरण को प्रोड्यूस करके कैप्सूल में चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो जाइगोट है,
ये जाइगोट एक कवरिंग का फॉर्म करेगा, एक कवरिंग को अपने चारों तरफ बनाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, कैप्सूल में। ठीक है, कैप्सूल में चेंज हो जाता है। जो यूट्रस में स्टोर्ड रहते हैं, जो यूट्रस में, गर्भाशय में स्टोर्ड रहते हैं। अभी इनका प्रोसेस समझिए, बड़ा मजा आने वाला है आगे। जो यूट्रस में स्टोर्ड रहते हैं, नए से लिखो। जाइगोट में, युग्मनज में लगातार डिवीजन होने से, लगातार डिवीजन होने से एम्ब्रियो बनता है। लगातार डिवीजन होने से एम्ब्रियो बनता है तथा यह एम्ब्रियो अपनी नेक्स्ट स्टेज में, अपनी अगली अवस्था में चेंज होकर, अपनी नेक्स्ट स्टेज में चेंज होकर टीनिया सोलियम की डिफरेंट लार्वल स्टेज, बिकॉज यहां पर लार्वा बनेगा। अब आप कहेंगे सर लार्वा बनेगा तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए था, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए था। हाँ भैया, इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगा, लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, राइट। और लेकिन खास बात क्या है, इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हमने अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म को पीछे पढ़ा उसमें क्या देखा था कि भैया फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होता था, राइट, और वाटर में लार्वा बनता था। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो पूरी कहानी बदल गई। यहां पर कहानी क्या बदल गई कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहा है, लेकिन इंटरनल के साथ साथ यहां पर लार्वा भी बनना है। समझ में आया? तो ये बायोलॉजी है, यहां कुछ भी सही नहीं है और सब कुछ सही है, इस बात को याद रखिएगा, सब कुछ पॉसिबल है। तो एम्ब्रियो नेक्स्ट स्टेज में टीनिया सोलियम की डिफरेंट लार्वल स्टेज में चला जाता है, जिसमें डिफरेंट लार्वल स्टेज में चला जाता है, जिसमें कौन कौन से लार्वा बनते हैं, जिसमें हेक्साकैंथ लार्वा, जिसमें हेक्साकैंथ कामा आंकोस्फेयर, ये इसकी स्टेजेस हैं, ये इसकी स्टेजेस हैं, इसकी टीनिया सोलियम के लार्वा की। तो पहली जो स्टेज यहां पर होगी वो कौन सी होगी, हेक्साकैंथ होगी, फिर आंकोस्फेयर होगी, आंकोस्फेयर, राइट। आंकोस्फेयर के बाद में आपका यहां पर आंकोस्फेयर कॉमा सिस्टीसर्कस, CISTI, सिस्टीसर्कस लार्वा, ठीक है, कॉमा सिस्टीसर्कस, कॉमा ब्लैडर वॉर्म, सिस्टीसर्कस कॉमा ब्लैडर वॉर्म, आदि स्टेजेस में परिवर्तित होता रहता है, आदि स्टेजेस में परिवर्तित होता रहता है। समझ रहे हैं? नई लाइन से लिखें, टीनिया सोलियम का एम्ब्रियो भ्रूण, टीनिया सोलियम का एम्ब्रियो अपनी मारुला स्टेज में
एक स्फेरिकल लार्वल स्टेज, एक स्फेरिकल लार्वल स्टेज में, अवस्था में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी सरफेस पर, जिसकी सतह पर छह हुक, 6 हुक के सिमिलर, 6 हुक्स के सिमिलर, 6 हुक्स के सिमिलर, सिमिलर बोले तो समान, सिमिलर संरचनाएं स्थित होती हैं। 6 हुक्स के सिमिलर संरचनाएं स्थित होती हैं, जिस कारण इस अवस्था को जिस कारण इस अवस्था को हेक्साकैंथ कहते हैं, जिस कारण इस अवस्था को हेक्साकैंथ कहते हैं। चलें से लिखें, इस लार्वा की, हेक्साकैंथ लार्वा की, इस लार्वा की सरफेस पर, इस लार्वा की सरफेस पर हुक फिनिश होने के बाद, इस लार्वा की सरफेस पर हुक फिनिश होने के बाद इनके चारों ओर एक बाइलेयर्ड, एक द्विस्तरीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक बाइलेयर्ड, एक द्विस्तरीय कवरिंग यानी आवरण, एक आवरण निर्मित हो जाता है, जिस कारण इस अवस्था को आंकोस्फेयर कहते हैं, जिस कारण इस अवस्था को आंकोस्फेयर कहते हैं। तथा यह लार्वल स्टेज किसकी, आंकोस्फेयर के रूप में है ना, टीनिया सोलियम की, तथा यह लार्वल स्टेज टीनिया सोलियम के यूट्रस में, गर्भाशय में, टीनिया सोलियम के यूट्रस में, दैट मीन्स गर्भाशय में स्टोर हो जाता है, स्थित हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए आंकोस्फेयर यानी कि सबसे पहला हेक्साकैंथ बनता है, और हेक्साकैंथ कब बनता है, जब ये लार्वल स्टेज कब बनेगा, जब ये मारुला स्टेज में होगा। दैट मीन्स जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट करता है उसमें कई स्ट्रक्चर, कई स्टेजेज आती हैं, एक आपका ब्लास्टुला होता है, गैस्टुला होता है, मारुला होता है। तब ये जब मारुला स्टेज में एम्ब्रियो होता है, तो उस मारुला स्टेज में क्या होता है बेटा कि इसके सरफेस पर, दैट मीन्स इसके ऊपर 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर, 6 हुक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, 6 हुक के समान संरचनाएं आपको दिखाई देती है, जिस कारण इस अवस्था को हम लोग हेक्साकैंथ कहते हैं, और यह मान लेते हैं कि एक इसकी लार्वल स्टेज है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसी में देखते हैं डेवलपमेंट थोड़ा सा और होता है। तो इस हेक्साकैंथ लार्वा में जो 6 हुक्स होते हैं ये फिनिश हो जाते हैं, और फिनिश होने के बाद में इसके चारों तरफ
इस हेक्साकैंथ के चारों तरफ, दैट मींस मारोला स्टेज के बाद में इसके चारों तरफ दो स्तरीय झिल्ली, बाई लेयर्ड कवरिंग या झिल्ली स्थित हो जाती है, जिस कारण इसको एक इसकी लार्वल की नई स्टेज कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंकोस्फीयर। ठीक है, अभी जो आंकोस्फीयर है ये टीनिया सोलियम के यूट्रस में स्टोर कर दिए जाते हैं, राइट। अब यहां पर ये चीज तो इतनी समझ में आई। अब आगे के जो लार्वल स्टेज है वो कहां परिवर्तित होंगे, तो वो आगे होंगे। देखिए नई लाइन से लिखिए, इसीलिए नई लाइन से लिखिए, टीनिया सोलियम के एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड, टीनिया सोलियम के एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स में यूट्रस के अंदर 3000 से लेकर 4000 तक, ओहो 3000 से लेकर 4000 तक आंकोस्फीयर, 3000 से लेकर 4000 तक आंकोस्फीयर स्टोर्ड रहते हैं। 3000 से लेकर 4000 तक आंकोस्फीयर स्टोर्ड रहते हैं। आंकोस्फीयर स्टोर्ड रहते हैं। तो ये बात हो गई टीनिया सोलियम के अंदर। ठीक है, अब क्या होंगे, एग लेइंग होगा, एग यहां पर एक्सक्रीट किए जाएंगे बॉडी के बाहर, और जब बॉडी के बाहर एग को निकाल दिया जाएगा, दैट मींस यूट्रस से एग क्या हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में आएंगे, और इंटेस्टाइन से जो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, इस ह्यूमन के स्टूल के द्वारा, जब ये स्टूल को अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, तो स्टूल के थ्रू ये क्या होगा, जो इसके फर्टिलाइज्ड एग हैं, दैट मींस आंकोस्फीयर है, ये स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, राइट, स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। कहां, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में क्या उड़ने लगता है, अरे नहीं भाई, उड़ता नहीं है। आप देखिए ये अपने मम्मी से ही एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को लेकर के आया है, आंकोस्फीयर बाइलेयर्ड, दो स्तरीय झिल्ली इसके ऊपर पाई जा रही, समझिए, ये अपने टीनिया सोलियम के अंदर ही मम्मी से ही बाइलेयर्ड की कवरिंग लेकर आया है, इतना समझ में आता है। फिर ये स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो सर ये स्टूल के द्वारा जब बाहर आता है, एटमॉस्फेयर में आता है, तो सनलाइट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे नहीं पड़ता, ये भैया दो स्तरीय झिल्ली लेकर के आया। सर ये कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो काफी लॉन्ग टाइम तक ये जो है आपके एग, आपके नहीं बल्कि टीनिया सोलियम के एग यहाँ पर स्थित रह सकते हैं, एटमॉस्फेयर में पड़े रह सकते हैं स्टूल के थ्रू। अब ये स्टूल के थ्रू आंकोस्फीयर यहाँ पर आया, अब डेफिनेटली अब ये जब बाहर आया है तो इसका सेकेंडरी होस्ट इसको मिलना चाहिए, इसका सेकेंडरी होस्ट इसको मिलना चाहिए। अब इसका सेकेंडरी होस्ट मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, पीआईजी साहब होते हैं, क्योंकि पीआईजी जो होता है वो स्टूल को साफ करता है, स्टूल को खाता है, हम समझ सकते हैं। तो स्टूल में आंकोस्फीयर है, आंकोस्फीयर क्या होगा, इस पीआईजी साहब के अंदर चला जाएगा, मतलब पिग के अंदर चला जाता है, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर ये अपने इन्फेक्शन को, उसके पिग के बॉडी के अंदर अपने इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी होस्ट कौन हो गया, पिग, या हम क्या कहें, मान लो ये जो स्टूल के थ्रू बाहर निकला हुआ है, अब ये स्टूल जो एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, राइट, इसको पीआईजी साहब ने नहीं ईट किया, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको पता है स्टूल में डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। अब यहाँ पर जो आंकोस्फीयर है, सर ये जो डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या आंकोस्फीयर भी डिस्ट्रॉय हो गए, नहीं भैया डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्या होगा, अब पानी बरसा, बरसात हुई, हम देखो पूरी एकदम आपको सरफेस से लेकर के चलने, कायदे से समझिए कैसे कैसे इन्फेक्शन हो सकता है। जब पानी बरसेगा तो यहां पर जो आंकोस्फीयर स्टूल में थे, स्टूल तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आंकोस्फीयर वहां पर था, दैट मींस टीनिया सोलियम का लार्वा, टीनिया सोलियम का लार्वल स्टेज जो एग के फॉर्म में पड़ी हुई है, वो वहां पर हम ये कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग के फॉर्म में पड़ी हुई है, तो वो वहां पर स्थित है। अब जब पानी बरसेगा तो घास निकलेगी, तो ये आंकोस्फीयर अपनी पीक पर होगा। अब ये कहेगा आओ भाई साहब, कौन, कैटल, तुम आओ, है ना, गाय भैंस बकरी आ जाओ, खाओ आकर के मुझे, किसे, घास को।
और घास की जो ग्रासेस हैं उनकी लीफ के ऊपर ये आंखोस्फीयर बैठे होते हैं आराम से, बड़ी मजे से। अब जो चरवाहे होते हैं, जो घास चरने वाले पशु होते हैं, उनके अंदर इंटेस्टाइन में ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब डेफिनेटली उनमें भी ये क्या कर सकता है, इन्फेक्शन को निर्मित करता है, ठीक है, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है, इस बात को याद रखना। तो डेफिनेटली हम समझ रहे हैं कि आंखोस्फीयर बॉडी के बाहर आ गया स्टूल के थ्रू। अब जाहिर सी बात है इसको सेकेंडरी होस्ट चाहिए, तो हेडिंग हमारी पड़ेगी इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। तो हेडिंग हमारी पड़ेगी इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट। इसके अंतर्गत लिखो फटाफट, टीनिया सोलियम में प्राइमरी होस्ट ब्रैकेट में कर देना मैन। टीनिया सोलियम में प्राइमरी होस्ट मेन मनुष्य, प्राइमरी होस्ट ब्रैकेट में मेन की एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित टीनिया सोलियम से, एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित टीनिया सोलियम से अलग होने वाले ओल्ड प्रोग्लॉटिड, सेपरेट होने वाले ओल्ड प्रोग्लॉटिड, या इसी को हम लोग ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड भी बोलते हैं, है ना, ओल्ड प्रोग्लॉटिड या ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड, शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर स्टूल के द्वारा, यानी कि जो स्टूल एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी के बाहर, या स्टूल या फिशल के द्वारा निकलते हैं, फिशल के द्वारा निकलते हैं। नए से लिखे ग्रेवाइड प्रोग्लॉटिड में पाए जाने वाले आंकोस्फेयर लार्वा, फिशल मैटर में FOECAL, फिशल मैटर MATTER, मैटर या स्टूल, फिशल मैटर या स्टूल में मुक्त हो जाते हैं, फिशल मैटर या स्टूल में मुक्त हो जाते हैं, तथा इस स्टूल को पिग, सुअर, पिग द्वारा खाए जाने पर, इस स्टूल को पिग द्वारा खाए जाने पर यह आंकोस्फेयर लार्वा
यह आंकोस्फेयर लार्वा इनकी बॉडी में, किनकी बॉडी में, पीआईजी साहब की बॉडी में, इनकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं। अतः टीनिया सोलियम के सेकेंडरी होस्ट, अतः टीनिया सोलियम के सेकेंडरी होस्ट, टीनिया सोलियम के सेकेंडरी होस्ट बोले तो ब्रैकेट में कर देना पीआईजी साहब, पिग। टीनिया सोलियम के सेकेंडरी होस्ट ब्रैकेट में पिग के बॉडी में आंकोस्फेयर लार्वा मुख्य रूप से दैट मीन्स मेनली, मुख्य रूप से इसकी मसल्स किसकी, पीआईजी की, यानी पिग की मसल्स में, कॉमा लीवर, कॉमा ब्रेन आदि में स्टोर्ड हो जाते हैं, तथा अपनी नेक्स्ट लार्वल स्टेज बोले तो सिस्टीसर्कस, तथा अपनी नेक्स्ट लार्वल स्टेज बोले तो लिख लेना सिस्टीसर्कस, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैडर वॉर्म, सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वॉर्म के रूप में चेंज हो जाता है, ब्लैडर वॉर्म के रूप में चेंज बोले तो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सेकेंडरी होस्ट में इंफेक्शन करने में। तो सेकेंडरी होस्ट में पीआईजी होता है और भी अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं जो घास फूस खाते हैं, राइट। तो इनमें स्पेशली पिग में क्या होगा कि ये क्या करेगा, इनकी मसल्स में, जब पिग के बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाता है इंटेस्टाइन से ब्लड से कहाँ जाएगा, इसके मसल्स में जाएगा, लिवर में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, हर जगह पहुंच जाता है, आदि संरचनाओं में, आदि स्ट्रक्चर्स में, या हम कह सकते हैं आदि बॉडी के पार्ट में स्टोर्ड हो जाता है, और वहां पर ये एक नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चेंज हो जाता है। इस नेक्स्ट लार्वल स्टेज को हम लोग बोलते हैं सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वॉर्म, इस पर एक शॉर्ट नोट आपका लिखने को आता है। तो हेडिंग क्या डाली, सिस्टीसर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में। तो इसमें लिख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा ही पोर्शन है। टीनिया सोलियम का एम्ब्रियो, दैट मीन्स भ्रूण, इसको हिंदी में कहते हैं एम्ब्रियो, भ्रूण, स्टार्टिंग में, शुरुआत में हेक्साकैंथ लार्वा के फॉर्म में, हेक्साकैंथ लार्वा के फॉर्म में होता है, लार्वा के फॉर्म में होता है, जो बाद में
जो बाद में आंखोस्फेयर लार्वा, जो बाद में आंखोस्फेयर लार्वा में चेंज हो जाता है, में चेंज हो जाता है। तथा सेकेंडरी होस्ट, तथा सेकेंडरी होस्ट ब्रैकेट में डाल देना पिग, तथा सेकेंडरी होस्ट टीनिया सोलियम का, टीनिया सोलियम का इंफेक्शन, तथा सेकेंडरी होस्ट ब्रैकेट में पिग में सेकेंडरी होस्ट में टीनिया सोलियम का इंफेक्शन आंकोस्फेयर लार्वा, आंकोस्फेयर लार्वा के द्वारा, आंकोस्फेयर लार्वा के द्वारा स्टार्ट होता है, शुरू होता है। नले से लिखें, सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में, सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है। सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में इंटर करके यानी प्रवेश करके यह आंकोस्फेयर लार्वा, यह आंकोस्फेयर लार्वा आकार में, दैट मीन साइज में ग्रोथ करता है, आकार में वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है, तथा अपने मध्य भाग में यानी कि इसके मिडिल पार्ट में, तथा अपने मध्य भाग में, मिडिल पार्ट में एक कैविटी प्रोड्यूस करता है, एक कैविटी प्रोड्यूस्ड करता है जिसे ब्लैडर, मध्य भाग में एक कैविटी प्रोड्यूस करता है जिसे ब्लैडर, BLADDER ब्लैडर कहते हैं। इसे ब्लैडर कहते हैं। यह संपूर्ण संरचना जो भी बनेगी वो, ठीक है, यह संपूर्ण संरचना दैट मीन्स कंप्लीटली स्ट्रक्चर टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम की लास्ट स्टेज होती है। यह संपूर्ण संरचना टीनिया सोलियम की लास्ट स्टेज होती है जिसे सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म, जिसे सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। नैलाइन से लिखें, नैलाइन से लिखें, प्रत्येक सिस्टी सर्कस लार्वा में, प्रत्येक सिस्टी सर्कस लार्वा में एक मोटी भित्ति पाई जाती है। प्रत्येक सिस्टी सर्कस लार्वा में एक मोटी भित्ति पाई जाती है तथा
एक स्मॉल साइज का, एक छोटे आकार का स्कोलेक्स तथा एक स्मॉल साइज का, छोटे आकार का स्कोलेक्स भी पाया जाता है। स्कोलेक्स भी पाया जाता है। जल्दी से लिखें। आंकोस्फेयर द्वारा सेकेंडरी होस्ट में, आंकोस्फेयर द्वारा सेकेंडरी होस्ट में, ब्रैकेट में पिग, आंकोस्फेयर द्वारा सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन के, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, इन्फेक्शन के 10 वीक्स, 10 हफ्तों, इन्फेक्शन के 10 वीक्स, 10 हफ्तों के अंदर, 10 हफ्तों के अंदर सिस्टीसर्कस लार्वा का, 10 हफ्तों के अंदर सिस्टीसर्कस लार्वा का कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। तो मतलब 2 से 2.5 महीनों के अंदर क्या होता है, 2 से 2.5 महीने के अंदर क्या होता है, ये जो सिस्टीसर्कस लार्वा है इसका कंप्लीटली सेकेंडरी होस्ट के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। नई लाइन से लिख ले बच्चा। सेकेंडरी होस्ट की बॉडी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी होस्ट के बॉडी में यह सिस्टीसर्कस लार्वा, यह सिस्टीसर्कस लार्वा 5 से 6 सालों तक, 5 to 6 ईयर तक इनएक्टिव स्टेज में रहता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है। लेकिन, किंतु परंतु बंधु, लेकिन, लग गई लेकिन, क्या लगी है देख लो। सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट, लेकिन सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट, लेकिन सेकेंडरी होस्ट से प्राइमरी होस्ट, ब्रैकेट में प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, पीआईजी साहब, याद रखना ये साहब है, ठीक है। मेन के बॉडी में पहुंचने पर, के बॉडी में पहुंचने पर यह लार्वा, कौन, सिस्टीसर्कस लार्वा, यह लार्वा 10 से 12 सप्ताह, यानी 10 to 12 वीक्स, 10 से 12 सप्ताह, 10 to 12 वीक्स में एडल्ट टीनिया सोलियम के रूप में, एडल्ट टीनिया सोलियम के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब बात यहां पर एक आती है इंपॉर्टेंट कि सर ये बताइए कि जो पीआईजी का मीट है वो क्या नहीं खाना चाहिए? भाई फॉरेन में तो बहुत ज्यादा खाया जाता है, यूएसए में आप चले जाइए बहुत खाया जाता है। तो वो लोग कैसे खाते हैं? वो लोग थोड़ा सा सफाई में रखते हैं उसको, ठीक है, गंदगी नहीं खाने देते हैं, स्टूल वगैरह से दूर रखते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी मीट आप देखेंगे, ठीक है, इसका पीआईजी का, तो इसके बॉडी पर, मतलब
जब इसको काटा जाता है तो इसके बॉडी पर आप देखेंगे छोटे छोटे स्पॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर के आपको छोटे छोटे स्पॉट लाइक, बहुत सारे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ऐसे मीट जिसके बॉडी के सरफेस पर या बॉडी के इंटरनल सरफेस पर या बॉडी के लीवर पर, बॉडी के ब्रेन पर, बॉडी की किडनी पर, हार्ट पर, इंटेस्टाइन पर, हर जगह पर अगर रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो पीआईजी का मीट कैसा है, इन्फेक्टेड है टीनिया सोलियम से। तो सर वो क्या फेंक दिया जाता है फॉरेन में? अरे नहीं भैया, फेंकते नहीं, ये लोग क्या करते हैं, सही से खाते हैं। सही से खाने का अर्थ क्या है कि इसको अधिक तौर पर बॉईल किया जाता है, काफी देर तक इसको पकाया जाता है, सही से पकाया जाता है, फिर ये लोग उसको खाते हैं। तो अधिक देर तक, या हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पर पकाने पर क्या होता है, कुक करने पर क्या होता है कि पीआईजी के अंदर जो इन्फेक्शन है सिस्टिक सर्कस लार्वा का, ये डैमेज हो जाता है। इसका हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है या इसका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिख लें, ये भी मत छोड़ो। टीनिया सोलियम के सिस्टिक सर्कस लार्वा द्वारा, टीनिया सोलियम के सिस्टिक सर्कस लार्वा द्वारा या ब्लैडर वॉर्म द्वारा इन्फेक्टेड, द्वारा किसी इन्फेक्टेड, ऐसे लिखें, द्वारा किसी इन्फेक्टेड पिग के मीट को, किसी इन्फेक्टेड पिग के मीट को या इन्फेक्टेड पिग का मीट, ऐसे लिखिए, पिग का मीट, किसी इन्फेक्टेड पिग का मीट स्पॉटेड, SPOTTED, स्पॉटेड दिखाई देता है। ये ठीक है, स्पॉटेड दिखाई देता है। तो ये जो पीआईजी का पिग का जो मीट होगा कैसा दिखाई देगा बेटा, स्पॉटेड दिखाई देगा, छोटे छोटे इस पे दाने नुमा या रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेटली उसके अंदर टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन है। राइट, आगे लिख लें, इस प्रकार का मीट खाने पर, इस प्रकार का मीट खाने पर बहुत सारे पर्सन खाते हैं। इस प्रकार का मीट खाने पर सिस्टिक सर्कस लार्वा, सिस्टिक सर्कस लार्वा या हम बोल सकते हैं ब्लैडर वॉर्म लार्वा, प्राइमरी होस्ट ब्रैकेट में ह्यूमन, प्राइमरी होस्ट ब्रैकेट में ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचकर, के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचकर इंफेक्शन फैलाता है, इंफेक्शन फैलाता है। अतः हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिखो, अतः ह्यूमन में टीनिया सोलियम का, यानी फीता क्रम इसको बोलते हैं, पटेरी इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। अतः ह्यूमन में टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन यानी संक्रमण सिस्टिक सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म, सिस्टिक सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म के द्वारा होता है। सिस्टिक सर्कस लार्वा या ब्लैडर वॉर्म के द्वारा होता है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये टीनिया सोलियम फिनिश होता है। इसका डायग्राम जो है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा या मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल में आपको ये मिल जाएगा अरेंज। ठीक है, तो पीडीएफ में जब ये अरेंज मिलेगा तो आप वहां पर इसको बना लीजिएगा। तो एक पेज छोड़ दीजिएगा इसके डायग्राम के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ स्टेजेस हैं जिनको अच्छे से समझना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टीनिया सोलियम, दैट मीन्स हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस फिनिश होता है। देन इसके बाद में इसी यूनिट में एक और फाइलम है, छोटा सा फाइलम है, बहुत छोटा सा है, जिसका नाम है फाइलम निमेटोहेल्मिंथेस। ठीक है, या इसको हम लोग एस्कोहेल्मिंथेस भी बोलते हैं। निमेटोहेल्मिंथेस को हम लोग एस्कोहेल्मिंथेस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एस्कैरिस को पढ़ा जाता था
या स्कैरिस को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बीएससी में एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है आपका जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो इस एनसाइक्लोस्टोमा को हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है और ये हम लोग पढ़ेंगे कल।